चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर तस्य शीति अध्याय। अब तस्य शीति का क्या मतलब, तस्य अशीति मतलब जो हमने पहले मात्रा शीति बताया था, ऐसा अगर कोई आहार विहार करेगा उसके लिए हम आगे ऋतुचर्या का उपदेश कर रहे हैं। मतलब पहले आचार्य बोल रहे हैं कि हमने जो पहले वाले चैप्टर में जो बात बोली थी तुम्हें कि मात्रा शी स्यात् क्योंकि आहार मात्रा पुनरअग्निबल अपेक्षणी, तो अगर मेरी बात को फॉलो करोगे उसके लिए ये आगे वाला हम ऋतुचर्या के लिए विधान कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके कंटिन्यूएशन में है। अब कंटिन्यूएशन में क्या है, ये पूरा अपना जो थर्ड चैप्टर था अष्टांग का ऋतुचर्या वाला, एग्जैक्टली वही है। इसके अंदर दो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा आएगी। इसमें एक तो यहाँ पे जो संवत्सर वगैरह जो सुश्रुत ने अलग से नाम दिए हैं इन ऋतुओं के, एक तो वो अलग से आएगा एक्स्ट्रा, और दूसरा एक लास्ट के अंदर सातवें का एक टॉपिक आता है, उससे थोड़ा सा एक आ जाता है कि सातवें के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें या फिर वाइवा में पूछ लेते हैं उसको। तो बस ये दो ही एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, बाकी वही है अष्टांग वाला। तो उन दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, चलेगा, इधर का उधर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तुम देखना इसमें। तो तस्य शीति में सबसे पहले हम ऋतुचर्या के बारे में देखेंगे। इसमें भी जैसे ही ऋतुचर्या की बात होती है, वहाँ भी हमने देखा था कि इसमें ये दो चीज़ें बताता है कि भाई काल जो होता है ना, हम यहाँ पे ऋतु का मतलब काल से लेते हैं, तो काल जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है आदान, एक होता है विसर्ग। तो यहाँ भी आदान काल और विसर्ग काल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं कि एक खलु संवत्सर षडंगम ऋतु विभागीना। एक एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि संवत्सर के अंदर टोटल कितनी ऋतु बताई है। संवत्सर मतलब एक वर्ष समझो, ठीक है, एक वर्ष के अंदर 6 ऋतु होती हैं अपने इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। तो 6 ऋतु, षडंगम ऋतु विभागिन, ये लाइन याद रखना, संवत्सरम षडंगम ऋतु विभागिन, पहला चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि इसमें शिशिर वसंत ग्रीष्म, इन 3 ऋतु में सूर्य जो है वो उत्तर दिशा में गमन करता है, इसलिए से उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ बताइए, क्या है, उत्तरायण बताया और एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण जो होता है वो होता है आदान काल, सब पता है तुम्हें, ये तो स्मार्ट हो तुम लोग। ये आदान काल। दक्षिणायन मतलब जहाँ पर सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करेगा वो होता है विसर्ग काल। ठीक है, तो उत्तरायण, दक्षिणायन, आदान काल, विसर्ग काल, किसकी कौन कौन सी ऋतु होती है वो देखना है। तो उसमें क्या होता है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर विसर्ग में आता है वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, इतना बेसिक नॉलेज तुम्हें पता है, ऋतुचर्या में पढ़ाया था। तो अब देखो आगे इसके अंदर एक बात करेंगे कि चलो ये ऋतु तो है, अब इस ऋतु के अंदर कौन से महीने आते हैं, तो कौन से महीने आते हैं उसको सुश्रुत ने अलग से कुछ नाम दे दिया है। तो क्या नाम दिया है वो अपन देखेंगे। ये यहाँ पे अपनी ऋतु थी प्यारी सी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, अब सुश्रुत ने इन ऋतुओं को, जैसे अपन तो देखते हैं हिंदी मास के अकॉर्डिंग अगर अपन याद करते हैं, तो मैं तुम्हें बोला था कि वसंत वाला एक याद रखना, चैत्र वैशाख। ठीक है, वसंत के अंदर चैत्र वैशाख आता है, फिर हिंदी के नाम जो महीनों के 12 होते हैं वो एक साथ सीक्वेंस में याद रखोगे। तो ये ऋतु लिख लो साइड में, वसंत में चैत्र वैशाख आता है, फिर चैत्र वैशाख से आगे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, और फिर बाद में सबसे ऊपर आ जाएगा माघ, फाल्गुन। इसके अंदर श्रावण भाद्रपद तो तुम्हें ऐसे याद आ जाएगा, सावन का महीना है ना, सावन के अंदर क्या होती है, बारिश वगैरह आती है, तो वर्षा ऋतु में श्रावण भाद्रपद आता है। माइक किसका ऑन है एक बार चेक कर लो, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। ठीक है, तो एक ऐसे याद करने का तरीका है। अब इसके अंदर देखो कि जो वसंत ऋतु है, अपना न्यू ईयर कब आता है, न्यू ईयर कौन सा वाला जो हिंदी नवरात्र न्यू ईयर होता है वो कब आता है, वो चैत्र ऋतु के अंदर आता है, मार्च में आता है ना, जब अपने एग्जाम वगैरह हो रहे होते हैं उस वक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, मतलब चैत्र शुक्ल एकम के दिन न्यू ईयर आता है। ठीक है, तो उस वक्त कौन सी वसंत, उस कौन सी ऋतु होती है, वसंत होती है। तो उसको थोड़ा सा न्यू ईयर से याद रखना कि अपना जो न्यू ईयर आता है वो वसंत के अंदर आता है, और वो कौन से महीने में आता है, चैत्र और वैशाख में आता है। ठीक है, इस चैत्र वैशाख से तुम और क्या चीज़ याद रखोगे कि यहाँ पे कहीं मार्च का सीन चलता है, फेब मार्च चलता है। तो ये 3 चीज़ें एक साथ रिलेट करने वाली थी। इसको हिंदी को कैसे याद रखना है तो मैंने बता दिया कि ये 12 नाम जो है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे हिंदी महीनों के। और ये चीज़ है ना, ये अभी तुम छोड़ सकते हो, वैसे इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अभी छोड़ दोगे फिर आगे वो क्या है, एक लूप होल बन जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी आगे जो भी चीज़ें बताएंगे ना, तो वहाँ पे कहीं कभी कभी बोलेंगे चैत्र में कराओ, ज्येष्ठ में कराओ, आषाढ़ में कराओ, फिर तुम गिनते रह जाओगे कि बताओ ये कौन सी ऋतु आई है। तो इसको है ना टिप्स पे रखो। कुछ एक कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको हमें, ये कंसेप्ट नहीं, ये फैक्ट है जिसे हमें टिप्स पे रखना है, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, ये याद कर लेना, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर कर लेना, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब देखो सुश्रुत ने कुछ अलग से नाम दिया इनको, क्या नाम दिया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके अलावा ये नाम तो सुश्रुत ने दिए, लेकिन फिर भी चरक भी इनका यूज़ करते हैं, नभ, नभस्य, ऐसे करके आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे आपके आपके सिलेबस में है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ आएगी।
कि भाई दोषों का जो निर्हरण है ना, तो इस दोष का निर्हरण बताओ भाई नभ नभस्य में करो, कि वात की शांति के लिए बस्ती अगर देनी है तो नभ नभस्य में दो। तो वो कौन सा होता है तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक लिखो, तमशु नईस। तमशु थोड़ी अजीब सी है पर ये याद रह जाएगी तुमने इससे। नाइस नाइस। तम, अब गुजराती वाले बोलते हैं ना तमारा, तम 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 करके बोलते हैं, तो तुम्हारा शू जो है वो नाइस है, तुम्हारा शू नाइस है। तो नाइस, तम शू नाइस। त से होता है तप तपस्या। वसंत के अंदर म से हो गया मधु माधव, ठीक है। ग्रीष्म के अंदर शुचि शुक्र। न से नभ नभस्य, और ई से ईश ऊर्ज, और स से सह सहस्य, ठीक है। ये 2 महीने, ये क्या है, ये महीनों के नाम हैं। इस ऋतु के अंदर हमने हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो देखा कि भाई जो वसंत ऋतु होती है उसके अंदर कौन से 2 महीने आते हैं, तो चैत्र और वैशाख आता है। 2 महीने की एक ऋतु होती है, तुम्हें पता है ना, टोटल 12 हो गए। तो सुश्रुत ने क्या किया, इस चैत्र को दूसरा नाम दे दिया, चैत्र को दिया मधु नाम, ठीक है। फिर माधव किसको दिया, तो वो वैशाख को दिया। ऐसे ही ज्येष्ठ को नाम दिया इन्होंने शुचि, और आषाढ़ को दिया शुक्र। तो समझ गए, ये महीनों के नाम है। तो तप तपस्या जो 2 महीने हैं उन दोनों को मिलाकर के कौन सी ऋतु आती है, उसमें शिशिर आती है, ठीक है। अच्छा देखो, तप तपस्या शिशिर के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अपने 3rd चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि देखो हेमंत के अंदर सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो हेमंत के लिए कुछ ऋतुचर्या बताई। फिर अगला जो शिशिर ऋतुचर्या बता रहे थे, तो बोल रहे थे देखो शिशिर के अंदर तो और भी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, आदान जनित रुष्टता भी होगी, इसलिए जो हेमंत में काम कर रहे हो उसको विशेष रूप से शिशिर के अंदर करना है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो हम तापेंगे, क्या अलाव सेकते हैं ना, ताप लेते हैं, तो तप तपस से शिशिर के अंदर आ जाएगा। ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो, इसको सीधा भी याद कर सकते हो, दोनों तरीके से देखना तो भूलोगे नहीं। फिर वसंत, वसंत में मधु माधव है। वसंत के अंदर कफ का प्रकोप होता है, अपन को पता है, और कफ के लिए बेस्ट जो ड्रग होती है वो अपनी मधु होती है, तो मधु माधव वसंत के अंदर आ गया। फिर ग्रीष्म में शुचि शुक्र, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये तुम्हें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, इसको स्ट्रिक से देख लेना। और दूसरा ऐसा होता है कि शुचि जो कपड़े जो होते हैं ग्रीष्म ऋतु में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, एक यही ऋतु है जिसमें कपड़े बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो शुचि शुक्र। वर्षा के अंदर नभ नभस्य, नभ ये याद कर सकते हो तुम, रिलेट कर सकते हो, नभ का मतलब आकाश होता है। तो बारिश जब का मौसम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बादल वगैरह आ जाते हैं ना, तो नभ नभस्य वर्षा हो गया। फिर शरद में ईश ऊर्ज, ये याद करना पड़ेगा, इस ऊर्जा, ये थोड़ा सा अलग सा ही है। और लास्ट में आता है हेमंत, तो हेमंत के अंदर जो सर्दी है वो तो पहले तो सहन करो, फिर बाद में शिशिर के अंदर और बढ़ जाएगी तो भाई आग सेकना तुम शुरू कर दो। तो शिशिर के अंदर तप तपस्या आएगा, हेमंत के अंदर सह सहस्य आएगा, ठीक है। इसमें इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, ये ऋतुएं तो याद थी, इस ट्रिक से इसको याद कर लेना, और दूसरा हिंदी महीने याद करने की कोशिश करना, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो तुम्हारे लिए स्कोरिंग होगी, बहुत बढ़िया स्कोरिंग होगी, वो ये है कि भाई ये जो हमने ऋतुएं बताई हैं ना, इसके अंदर हर जो ऋतु है उसके अंदर अलग अलग रस की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म अपनी आदान काल की ऋतु हो गई, ठीक है। वर्षा शरद हेमंत अपनी विसर्ग काल की ऋतु हो गई। तो क्रम से इसके अंदर वायुमंडल के अंदर कौन से रस की उत्पत्ति होती है, तो वो होता है तिक्त कषाय कटु अम्ल लवण और मधुर। समझे, देखो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय अपन ये सीक्वेंस पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सीक्वेंस अलग है, तो इसको याद करोगे तुम, त्रिकटु का आलम। सेम यही चीज़ अपन ने कहा अष्टांग के अंदर भी देखी थी, है ना, यही ट्रिक मैंने वहाँ पे बताई थी। तो ती से तिक्त, कषाय, टू से कटु आ जाता है, ठीक है। ए एल एम क्या है, अम्ल लवण और मधुर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिशिर के अंदर भाई तिक्त रस की प्रधानता होगी वायुमंडल के अंदर, ठीक है। ऐसे वसंत के अंदर कषाय होगा, ग्रीष्म के अंदर कटु होगा, वर्षा के अंदर अम्ल होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन जाता है। और प्रॉफ के लिए भी तुम्हें ये पॉइंट जो आदान और विसर्ग काल भी मैं बताऊंगी ना, उसमें जो डिवीजन उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपके इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है 5 नंबर के अंदर कि आदान काल क्या है, विसर्ग काल क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। यहाँ पे आएगा ये स्वस्थ वृत्त, आप पढ़ोगे शायद आपकी 2nd ईयर में ही होगी स्वस्थ वृत्त, ठीक है। तो स्वस्थ वृत्त के अंदर भी आएगा, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और दूसरा कहाँ है, ये अष्टांग के अंदर भी आएगा। तो ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से स्कोरिंग टॉपिक है, आदान काल विसर्ग काल अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पे ये इसके बारे में बताएंगे अपन, इसको टेबल से करेंगे। ये देखो ये रही इसकी टेबल, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, ऐसे ही आपको पॉइंट्स में लिखना है, जैसे ये टेबल है ना, बस इस टेबल को ही छापना है, ऐसे समझ लो। तो देखो आदान काल तुम्हें पता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम उत्तरायण बोलते हैं, इसको हम विसर्ग काल को दक्षिणायन बोलते हैं। एक चीज़ और, आदान काल जो होता है आग्नेयम, आग्नेय होता है, ठीक है। और ये क्या है, विसर्ग सौम्य होता है। एक ये चीज़ याद रखना,
ये आपको इधर इन श्लोक में मिल जाएगी। फिर देखो क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले तुम यहाँ पे, इसमें तो 1 2 3 4 लिखा है ना, तुम उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई देखो ऋतु बताते हैं हम तुम्हें। तो ऋतु ऋतु लिख करके फिर लिखो भाई इसमें शिशिर वसंत ग्रीष्म आती है और इसके अंदर वर्षा शरद हेमंत आती है। ठीक है, महीना अगर तुम्हें याद होता है तो तुम लिख सकते हो, वरना जो सुश्रुत वाले हैं तप तपस्य मधु माधव वो तो ट्रिक बताई थी तो वो तो लिख ही सकते हो, तो वो महीना लिख लेना। फिर इसके अंदर सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, वो ये आग्नेय सौम्य देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो 3 चीज़ें होती है, एक होता है सूर्य, एक होता है चंद्रमा और एक होती है वायु। ठीक है, जो आग्नेय अपना आदान काल है उसके अंदर सूर्य डोमिनेंट रहता है और जो विसर्ग काल है उसके अंदर चंद्रमा डोमिनेंट रहता है। वायु जो वात है ना ये बहुत खतरनाक है, ये किसी का सगा नहीं होता, ये क्या है योग वायु होता है, जो डोमिनेंट मिला उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो आदान काल के अंदर ये सूरज के साथ में जुड़ जाएगा, सूरज के साथ में जुड़ गया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी थी, तीक्ष्ण थी, है ना। तो वायु भी कैसी रुक्ष बढ़ने लग जाएगी, तीक्ष्ण मतलब रुक्ष, ड्राइनेस आ जाएगी इसके अंदर। फिर इसके अंदर विसर्ग काल के अंदर क्या, शशिनी अव्यचा व्याहत बले, मतलब कि चंद्रमा का बल अच्छा होगा, ठंड वगैरह पड़ेगी ना तो वायु कैसी बहने लग जाएगी, वायु भी शीतल बहने लग जाएगी। तो ये बहुत घाघ इंसान है वायु जो होती है। इसका ऐसा करने का क्या रीज़न होता है, ऐसा क्यों करी, ये जो चीज़ ये कर रही है वायु, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कौन बताएगा। कि जो डोमिनेंट होता है उसके साथ जुड़ जाता है, जिसके साथ जुड़ता है उसके गुण प्रदर्शित करने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं। साक्षी, मुग्धा, हाँ योगवाही होना। शाबाश, योगवाही। और क्या क्या चीज़ें योगवाही होती हैं, किसी को पता है और क्या क्या मैंने बताए थे। बस घृत। घृत संस्कार अनुवर्तन शो करता है। हाँ। और मधु, मधु योगवाही होता है। आपके लेवल पे आपको जानना चाहिए इस चीज़ को, ये आपके लिए ज़रूरी है कि एक तो मधु योगवाही होता है। घृत को भी इसके लिए कंट्रोवर्सी है, घृत को कभी कभी कुछ लोग योगवाही बोल देते हैं, लेकिन वो संस्कार अनुवर्तन शो करता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से जिस चीज़ का हम उसमें संस्कार करेंगे उसको उसके गुण को अडेप्ट कर लेता है। तो देखो लिखो, एक तो पारद, पारद मतलब मरकरी, ठीक है ये योगवाही होता है। दूसरा योगवाही होता है पिप्पली, विमान स्थान 6, ठीक है। एक क्षार योगवाही होता है। और तुम्हारे लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट याद रखने का पॉइंट, वो होता है मधु। मधु जो है वो उत्तम योगवाही होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो बस। चलो, तो इसका नेचर क्या होता है, वायु का योगवाही होता है, तो इसलिए ये जो डोमिनेंट होता है उसके साथ में जुड़ जाता है। अब अगर आपके बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर तो आप ये पॉइंट स्टार मार्क लगा करके लिख सकते हो कि भाई क्योंकि देखो वायु योगवाही होता है, तो वायु अगर आदान काल में बहेगी तो रुक्ष बहेगी, ठीक है, और इसमें बहेगी तो कैसी, इसके अंदर शीतल वायु बहेगी। ठीक है, तो अपने वायु देख लिया, 3 चीज़ें देख ली, सूरज देख लिया किसका बल कब ज़्यादा होता है, चंद्रमा देख लिया, वायु देख लिया। अब देखो आगे, ये चंद्रमा सूर्य जो हो गया जगत का शोषण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बल, मनुष्य के बल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आदान का, आदान का मतलब लेना, आना, आने दो आने दो। तो आदान कौन है, वो ले लेता है बल, जो अपना वायुमंडल है वो अपना बल ले लेता है, तो उत्तर उत्तर बल की कमी होने लग जाती है। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म इसमें बल कम होता जाता है और जो विसर्ग है उसके अंदर बढ़ता जाएगा। विसर्ग का मतलब होता है देना, विसर्ग मतलब छोड़ देना, है ना। तो जो अपना वायुमंडल है, प्रकृति जो है वो बल को छोड़ती है किसकी तरफ, अपनी तरफ। ठीक है, तो ये बल वाला कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है। उसके बाद में लास्ट में तुम ये तोप छोड़ोगे, कौन सी, रस वाली। ये सारे बच्चे नहीं लिखते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जो ट्रिक से याद करते हैं उनको याद रह जाता है, बाकी लोग ऐसे उल्टा पुल्टा कर देते हैं, इसलिए वो लिखते ही नहीं है। तो तुम रस जरूर 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 लिख के आना, ये ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें स्कोर करने में मदद करेगा। दूसरा, तुम्हारी जो राइटिंग है उसको इफेक्टिव करने के लिए ये जो चीज़ था, क्योंकि ये सब लिखेंगे कि वायु जो होती है इसमें रुक्ष बहती है, इसमें रुक्ष नहीं होती है, लेकिन क्यों नहीं होती और क्यों होती है इसका रीज़न तुम लिखोगे कि भाई क्योंकि वायु योगवाही होती है। ठीक है, अगर किसी को अच्छा स्कोर करना है तो वो ये लिखे, बाकी अगर किसी को नहीं करना तो वो ना लिखे। अब देखो, अपन ने आदान और विसर्ग देख लिया। ये श्लोक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के बनते हैं इसके अंदर। क्योंकि ऐसे किस लिए बनता है, क्योंकि इस श्लोक के अंदर आचार्य ने 100% पूरा कंफ्यूज किया हुआ है। बाकी चीज़ वही है जो कि तुम्हें आती है। क्या होता है भाई, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ऐसे होता है ना। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म और वर्षा शरद और हेमंत। अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ इसके अंदर बल का, प्राणियों के बल का सीक्वेंस बताओ तो तुम क्या बोलोगे, भाई बॉस ऐसे जाते तो कम होता जाता है। ठीक है, ऐसे जाते हैं तो कम होता जाता है। अगर अपन बढ़ाने का सीक्वेंस देखें तो ये रहा, जहाँ पे ये एरो है वहाँ पे बल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये होगा। इसके अंदर क्या होगा, वर्षा शरद हेमंत, इसके अंदर ऐसा सीक्वेंस आएगा,
मतलब जहाँ पे ये एरो है वहाँ पे बल सबसे ज़्यादा है, तो बल सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे हेमंत में बल सबसे ज़्यादा है। इधर अगर देखेंगे तो शिशिर के अंदर बल सबसे ज़्यादा है। सबसे कम अगर बल देखेंगे तो कहाँ पे है, वो ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि यहाँ से नीचे आएंगे तो कम होता जाएगा। सबसे कम जो बल होगा वो यहाँ पे होगा, और इसमें सबसे कम किस में होगा, वर्षा के अंदर होगा। अब यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, उसको इतना कंफ्यूज किया है कि इससे पीजी वाले एमसीक्यू बना लेते हैं। ठीक है, तुम्हें कंसेप्ट पता चल गया। अब इसको श्लोक को देखो। देखो ये क्या कह रहा है कि आधा अंते, आधा वंते क्या है, आदौ अंते च दौर्बल्यम, कि आदि में एक ऋतु ऐसी है, एक काल ऐसा है जिसके आदि में, और एक काल ऐसा है जिसके अंत में दुर्बलता होती है, मतलब शरीर का बल सबसे कम होता है। तो तुमसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आदि किसके लिए आया है और अंत किसके लिए आया है, मतलब आदि में कौन सा काल लिखोगे। तो देखो आदि से ऐसे विसर्ग को डॉट लगा देना। क्या है कि आदि जो है वो विसर्ग में बोला है, क्योंकि विसर्ग के आदि में कौन सा काल होता है, कौन सा होता है, वर्षा ऋतु, उसके अंदर बल सबसे कम होता है। समझ गए ना इस बात को। कौन सा काल के आदि में, कौन से काल के शुरुआत में बल सबसे कम होता है, तो विसर्ग काल की शुरुआत में सबसे कम बल होता है। ठीक है, फिर अंत किसके लिए आया है, तो अंत आया है आदान के लिए। ठीक है, किसके अंत में बल जो है वो सबसे कम होता है, तो आदान काल के अंत में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में बल सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद में उसका उल्टा कर लो, तो उल्टा क्या है, विसर्ग आदान योनिना मध्य मध्य बलम, तू अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत, और अंत में जो होता है वो स्टार्ट, तो उसको बस उल्टा करना है। बस ये एक लाइन याद रखनी है तुम्हें कि ये जो कोटेशन आ रहा है इसके अंदर आदि किसके लिए बोला है, अंत किसके लिए बोला है, मध्य में तो मध्य हो गई, और कम किसके अंदर होगा तुम्हें पता है, ज़्यादा किसके अंदर होगा तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे षट ऋतुचर्या का कंसेप्ट आता है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ऋतुएं देख ली, इसका डिवीजन देख लिया, इसके अलग अलग मास के अलग अलग नाम देख लिए, फिर आदान काल और विसर्ग काल। यहाँ पे तुम्हारे लिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आदान काल विसर्ग काल से बनेगा। ठीक है, एमसीक्यू अगर बनता है तो वो किससे बनेगा, ये ऋतुओं के इनके नाम, इसमें कौन से महीने आते हैं, तो यहाँ से एमसीक्यू बन जाएगा। अब ये ऋतुचर्या, इस पे पूरा एक लंबा बड़ा सा क्वेश्चन बनता है। 2 ऋतुचर्या मिला करके भी दे सकते हैं, इवन कभी कभी सिर्फ एक ऋतुचर्या पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो मैंने ऋतुचर्या वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि पहले क्या लिखोगे, कोई भी ऋतु आती है उसमें स्टार्टिंग में ये जो 2-3 लाइन लिखी है ना, इसको तुम इंट्रोडक्शन में लिखोगे। भाई कोई भी ऋतु के सम्मान में 2 शब्द तो लिखोगे ही ना, वरना ऋतु नाराज हो जाती है। तो उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर तुम ऐसा लिखोगे कि अच्छा चलो अब तुम्हें बताते हैं कि रस, कौन कौन से रस वाले द्रव्यों का इसमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, फिर अन्न देखोगे, फिर उसमें पान पीने की कौन सी चीज़ें देखोगे, फिर हम देखोगे अगर मांस कोई खाता है, मांसाहारी होता है, तो उसको क्या चीज़ दोगे। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में तुम देखोगे, ये तो आहार की बात होगी। अब विहार, तो कौन सा विहार इसके अंदर उचित होता है, क्या करना चाहिए, क्या। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल भी ऋतुचर्या वाले चैप्टर के अंदर मिस नहीं करनी है, वो है वर्जित, कि किस ऋतु में क्या क्या चीज़ें वर्जित होती, बहुत ज़रूरी है। इन सब के श्लोक याद करो तो अति उत्तम है। श्लोक याद करना चाहिए वरना भूल जाओगे। और इसी ये जो वर्जित चीज़ें हैं ना, ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यहीं से ही एमसीक्यू भी बनता है, पीजी में भी बनता है, आपके भी बन सकता है। तो वर्जित वाली सारे कोटेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन यहाँ से अपनी हेमंत ऋतुचर्या शुरू करते हैं, तो इसको अपन लास्ट में देखेंगे, श्लोक से इससे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा गुड, मैंने इसको स्कैन ही नहीं किया। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसको मीटिंग को लीव करो, मैं वापस से पीडीएफ बना करके स्कैन करके भेजती हूँ। मैंने जो लिखा था उसको स्कैन ही नहीं किया है। ठीक है, वापस से ज्वाइन करना 5 मिनट में।